आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो जितनी चकाचौंध से भरा है उतना ही दर्दनाक भी है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले असली सुपरस्टार राजेश खन्ना की। उनकी वो अभूतपूर्व सफलता, उनका भगवान की तरह पूजा जाना और फिर कामयाबी के उस ऊंचे शिखर से नीचे गिरने की वो दुखद कहानी। आइए गहराई से इस महानायक के सफर को समझते हैं। ये शब्द मशहूर लेखक जावेद अख्तर के हैं और ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये वो दौर था जब स्टारडम का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया था। 1969 से 1973 के बीच इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, कोई दूसरा अभिनेता उनके आसपास भी नहीं था। सच कहें तो ये एक ऐसा एकाधिकार था जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे नियम ही तोड़ दिए थे। 15 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा जादुई आंकड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं छू पाया है। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। जरा सोचिए, लगातार 15 हिट्स, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी पूरी तरह से अजेय है। इस पौराणिक प्रसिद्धि को अगर हम कुछ ठोस आंकड़ों में समझें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 170 फिल्मों का पूरा करियर और उनमें से 120 में मुख्य भूमिका। 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से उनकी जो उल्का पिंड जैसी उड़ान शुरू हुई, उसने राजेश खन्ना को हर निर्देशक की पहली पसंद बना दिया था। उनका काम करने का पैमाना सच में अपने आप में एक मिसाल था। और ये आंकड़े बहुत अच्छी तरह से दर्शाते हैं कि असल मास हिस्टीरिया या दीवानगी क्या होती है। ये सब सुनना आज भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। जब भी वो बाहर निकलते, चीखती हुई भीड़ उन्हें घेर लिया करती थी। महिलाएं उनकी तस्वीर से शादी करती थीं, खून से खत लिखती थीं। जब उनकी कार गुजरती थी ना, तो प्रशंसकों की भीड़ उसे इस कदर चूमती थी कि पूरी कार लिपस्टिक के निशानों से गुलाबी हो जाती थी। भारतीय सिनेमा में ऐसा पागलपन सच में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इतनी ऊंचाइयों के बाद एक सवाल लाजिमी है, एक ऐसे बेतहाशा और रिकॉर्ड तोड़ सुपरस्टारडम का आखिर अंत कैसे होता है? क्योंकि जब कोई इंसान आसमान की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है नीचे की ओर। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब बात करते हैं इस कहानी के उस हिस्से की जिसे शापित किला या आशीर्वाद बंगला कहा जाता है। राजेश खन्ना की कहानी कार्टर रोड के इस मशहूर बंगले के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है, जिसे बाद में बॉलीवुड का भूत बंगला तक कहा जाने लगा था। इस जगह का इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। 50 के दशक में भारत भूषण, जो सफलता के शिखर पर थे, इस घर में आने के बाद दिवालिया हो गए। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार ने इसे खरीदा, कामयाबी देखी, लेकिन 1968 आते आते वो भारी वित्तीय संकट में फंस गए और फिर 70 के दशक में राजेश खन्ना ने इसे अपना बनाया। उन्होंने इसी घर में रहते हुए पूर्ण सुपरस्टारडम हासिल किया, लेकिन 1975 तक उनका सुनहरा दौर भी बेहद क्रूरता से खत्म हो गया। लगातार 3 मालिकों का ऐसा अचानक और विनाशकारी पतन है ना हैरान करने वाली बात। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुँचते हैं नमक हराम फिल्म के उस मशहूर विवाद पर। इस पतन की असली शुरुआत एक बड़े पेशेवर टकराव से हुई। 1973 तक सिनेमाई परिदृश्य बदलने लगा था और फिल्म नमक हराम के सेट पर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजेश खन्ना अपनी पुरानी फिल्म आनंद के जादुई असर को दोहराने के लिए क्लाइमैक्स में अपनी मौत का सीन चाहते थे। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने कहानी में बदलाव तो कर दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दिन तक इस स्क्रिप्ट चेंज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उन्हें इस बात से बहुत गहरा धक्का लगा। ये एक ऐसी गहरी दरार थी जिसके बाद इन दोनों दिग्गजों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। और बस यहीं से पतन की गति तेज हो गई। 1972 आते आते लगातार 6 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। दर्शकों की पसंद बदल रही थी। एक्शन फिल्मों का नया दौर आ रहा था और इसके साथ ही वो पुराना एक छत्र राज ठहरने लगा था। उनकी निजी जिंदगी के अलगाव और एक तेजी से बदलती इंडस्ट्री ने उनके सिर से वो निर्विवाद ताज हमेशा के लिए छीन लिया। फिल्मों के घटते प्रभाव के बीच उन्होंने एक बिल्कुल नई दिशा चुनी। इन ऐतिहासिक घटनाओं को निष्पक्ष रूप से देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने दोस्त और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा।
1991 में नई दिल्ली से LK आडवाणी के खिलाफ एक बेहद कड़ा चुनाव लड़ा और बहुत ही मामूली अंतर से हारे। फिर 1992 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर वे संसद पहुंचे और 1996 तक सांसद रहे। यह उनके इस जटिल जीवन का एक बिल्कुल नया और अलग अध्याय था। लेकिन राजनीति के इस अखाड़े में भी अंततः उन्हें अलगाव का ही सामना करना पड़ा। 2012 के आते आते स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया। सूत्रों के अनुसार इस घटना ने उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत गहरी ठेस पहुंचाई और उनके जीवन के आखिरी सालों में उन्हें एक गहरे अकेलेपन और अलगाव का एहसास कराया। अब हम इस मार्मिक कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ऐसी शानदार विदाई की ओर। 2012 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विदाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसा 1970 के दशक में उनका चरम सुपरस्टारडम हुआ करता था। आशीर्वाद बंगले से शुरू हुई उस अंतिम यात्रा ने मानो पूरे मुंबई शहर को रोक दिया था। बारिश के बावजूद हजारों लाखों प्रशंसक अपने काका की एक आखिरी झलक पाने के लिए सड़कों पर डटे थे। पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा और यहाँ तक कि बेकाबू भीड़ के कारण लोहे के मजबूत बैरिकेड्स तक टूट गए। ऐसा लगा मानो 70 के दशक का वो पागलपन, वो मास हिस्टीरिया एक आखिरी बार उन्हें विदाई देने लौट आया हो। संगीतकार अनु मलिक के ये शब्द उस अशांत, शानदार और दुखद सफर को एक बहुत ही भावनात्मक पूर्णता देते हैं। जीवन भर जो इंसान कैमरे, शोहरत और फिर गुमनामी की कश्मकश में उलझा रहा, वो अपनी आखिरी नींद में हर संघर्ष को जैसे पीछे छोड़ चुका था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तो इस पूरे सफर से अहम बात क्या निकल कर आती है? शोहरत कितनी भी नशीली और निर्दयी क्यों न हो, एक बात सच है, कुछ चीजें इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। लगातार 15 हिट फिल्मों का वो रिकॉर्ड आज भी वही है, बिल्कुल अनछुआ। ये इस बात का सबूत है कि सितारे भले ही डूब जाएं, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा सफर करती रहती है। राजेश खन्ना हमेशा भारतीय सिनेमा के पहले असली सुपरस्टार ही रहेंगे। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस अद्भुत जीवन यात्रा को देखने के बाद ये सवाल हमें जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि उस अद्वितीय जादू और स्टारडम की असल कीमत क्या थी? सोचने वाली बात है।